Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum students. अच्छा स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 15 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्जिकल सप्लाईज। सर्जिकल सप्लाईज में तीन चीजें जो है ना वो इस हेडिंग के अंडर आएंगी, लेकिन हम इसमें से सिर्फ सर्जिकल ड्रेसिंग और सूचर्स जो है ना वो पढ़ेंगे। सर्जिकल सप्लाईज में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हैं और इसके अलावा सूचर्स और लिगेचर्स हैं। अब इसमें फार्मासिस्ट का क्या रोल है? फार्मासिस्ट के इसमें दो रोल्स हैं। एक तो उसके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके सूचर्स को, ठीक है, टाइप्स ऑफ सूचर्स को, टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग्स को और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, और फिर उसको उसका यूटिलाइजेशन भी पता हो कि इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को या सर्जिकल ड्रेसिंग्स को कैसे अप्लाई करें, और इस स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज वो फार्मासिस्ट को पता हो। तो एक तो ये टाइप की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ये रोल ऑफ फार्मासिस्ट है। नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई और टू हैव नॉलेज अबाउट यूटिलाइजेशन या स्टोरेज कंडीशन। और इसके अलावा जो है ना इन्वेंट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इन सर्जिकल सप्लाईज की लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये तमाम चीजें जो है ना अपनी इन्वेंट्री में रखना और उसको मैनेज करना ये बहुत मुश्किल काम है। आप ये तमाम सर्जिकल सप्लाईज या इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो फार्मेसी पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइप्स के जो है ना सर्जिकल सप्लाईज है। तो जो हॉस्पिटल की डिमांड होती है तो उसके मुताबिक जो है ना फिर ये सर्जिकल सप्लाईज रखी जाती है। आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं? दानियाल, आप कुछ कह रहे हैं? नो सर। अच्छा जी, ये लेफ्ट साइड पे सर्जिकल सप्लाईज। जी हमाद,
ओके, सर्जिकल सप्लाई, सर्जिकल ड्रेसिंग्स और ये सूचर्स लिगेचर्स की एग्जांपल्स जो है ना वो मैंने इसमें लिखी हैं। अब हम आज स्टार्ट करेंगे जी इसको, बल्कि रिपीट ही करेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग को। उस दिन मैं ये स्लाइड देख रहा था तो कुछ चीजें जो आपको एक्सप्लेन करने वाली हैं वो आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्जिकल ड्रेसिंग जो है ना, सबसे पहले तो हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के। इसमें दो तरह के हमने वुंड्स पढ़े थे जी, एक डेसिकेटेड वुंड जिसे हम ड्राई वुंड कहते हैं, और एक हमने पढ़ा था एक्सुडेटिव वुंड जिससे हम जिसमें से मैसिलेशन होती है या ड्रेनेज जो है ना वो उसमें से हो रही होती है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग जो है ना वो हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है फॉर बोथ टाइप्स ऑफ वुंड्स, डेसिकेटेड हो या हमारे पास जो है ना एक्सुडेटिव वुंड हो। ठीक है जी, पहले तो हीलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, फिर मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगी डेसिकेटेड वुंड के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा इनमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, केपेबल होती है कि ये एब्जॉर्ब कर सकें मैसिलेटेड या ड्रेनेज को। तो ये कौन से वुंड्स होंगे? ये एक्सुडेटिव वुंड्स होंगे। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती हैं और केमिकल और मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब आप देख लें, इसमें एक तो प्रोटेक्शन है केमिकल, फिजिकल या फिर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, तो इससे प्रोटेक्ट करेंगी, एब्जॉर्प्शन और मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगी, और फाइनली जो है ना वो ओवरऑल जनरली ये हीलिंग एनवायरनमेंट जो है ना उसको प्रोमोट करती है। टाइप्स ऑफ वुंड्स जरा दोबारा से एक दफा देख लेते हैं जी। इसमें डेसिकेटेड वुंड है और एक्सुडेटिव वुंड है। डेसिकेटेड वुंड ड्राइनेस जो है ना उस डेसिकेटेड वुंड में होती है, ये मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये नीचे वाला जो है ना ये डेसिकेटेड वुंड है। ठीक है, अब इसमें आप देख लें, इसमें ड्राइनेस की वजह से वुंड हीलिंग जो है ना वो नहीं होती, और इसमें स्कार्स भी जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसमें स्कारिंग हो सकती है क्योंकि ये ड्राइड है, इसको मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए ताकि टिश्यू रिपेयर जो है ना वो हो सके। ये जो ऊपर वाला वुंड है जी, ये एक्सुडेटिव वुंड है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि ड्रेनेज हो रही है। ठीक है जी, जिसको मैसिलेशन कह रहे हैं। ये मैसिलेटेड वुंड है, इसमें मॉइस्चर और ऑटोलिटिक एंजाइम इन्वॉल्व है। ऑटोलिटिक एंजाइम सेल्फ डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं जो कि रिपेयर प्रोसेस को जो है ना वो हॉल्ट कर देते हैं। रिपेयर प्रोसेस को या तो रिड्यूस कर देते हैं या हॉल्ट या स्टॉप कर देते हैं, और जो मॉइस्चर है वो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना उसको प्रोमोट करता है। तो हमें ना एक्सुडेशन चाहिए, मतलब हमें ना वुंड से ड्रेनेज चाहिए और ना ही हमें वुंड ड्राई रखना है। इसके मिडल में जो चीज है ना कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो है ना वो प्रोवाइड करनी है, लेकिन मॉइस्ट एनवायरनमेंट इतनी ज्यादा ना हो कि वो उसमें एक्सुडेशन हो जाए या बैक्टीरियल ग्रोथ जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। अब हम ड्रेसिंग्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं? हमारे पास वेरियस टाइप्स की ड्रेसिंग्स हैं, तो उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो टाइप ऑफ वुंड क्या है। एक्सुडेटिव वुंड है, ठीक है, तो उसके लिए हमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वाली ड्रेसिंग चाहिए, और अगर वो वुंड जो है ना वो ड्राइड है तो हमें ऐसी ड्रेसिंग चाहिए जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके। और फिर हम देखते हैं कि नेक्रोटिक टिश्यू कितना है, उसमें स्कारिंग किस लेवल पे है, साइट ऑफ इंजरी क्या है, और टिश्यू रिपेयर किस स्टेज पर है। ठीक है, ये तमाम चीजें हम जो है ना वो पहले कंसिडर करते हैं ड्रेसिंग को सिलेक्ट करने में। अब इसमें स्टूडेंट्स जो ड्रेसिंग टाइप स्टार्ट होती हैं वो है जी प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग। प्राइमरी वुंड ड्रेसिंग में प्लेन गॉज है। प्लेन गॉज के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। प्लेन गॉज एक्सुडेशन को रिड्यूस करती है, मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, और ये स्किन के साथ इंटेक्ट होती है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ या चैनल्स जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होते, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करती है, रिड्यूस करती है। एक्सुडेशन और बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, लेकिन ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसका ड्रॉबैक क्या है जी कि ये वुंड्स के साथ स्टिक कर जाती है, लेकिन जो क्लीन वुंड्स हैं और इंसाइज्ड वुंड्स हैं उनके साथ ये स्टिक नहीं करती। इंसाइज्ड वुंड ये ड्यूरिंग सर्जरी भी किया जाता है कि जब आपने स्टिचिंग करनी है उस आफ्टर सर्जरी स्किन को अगर आपने जो है ना वो स्टिच करना है, तो उसके लिए आप एक इंसाइज्ड वुंड जो है ना वो बनाते हो, शार्प नाइफ से, शार्प ऑब्जेक्ट से कट लगाते हैं,
जो कि कट डीप नहीं होता लेकिन उसकी लेंथ जो है ना वो ज्यादा होती है, मतलब वो ऐसा कट होता है जो लेंथ वाइज बड़ा होता है लेकिन वो डीप इतना नहीं होता। तो इन साइज वुंड जो है ना उनमें स्टिकिंग नहीं होती, ये प्लेन गॉज उसमें स्टिक नहीं करती और इसके अलावा क्लीन स्टिक नहीं करती। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि प्लेन गॉज को रिमूव कैसे करना है। ठीक है, अब हमारे पास ना इंसाइज वुंड है और ना क्लीन वुंड है, तो वो स्टिक हुआ हुआ है वुंड के ऊपर। तो अब आपने जो है ना उस प्लेन गॉज को कैसे, ये इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा था आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब आपने उसको प्लेन गॉज को रिमूव कैसे करना है, तो आपने जो हेयर ग्रोथ की साइड से जो है डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ वहां से जो है ना आपने ये इसको रिमूव करना शुरू करना है ड्रेसिंग को। और अगर स्टिकिंग ज्यादा है तो फिर आप नॉर्मल सलाइन से जो है ना उसको सोक कर लेते हैं, मॉइस्ट वो स्टिकिंग जो है ना वो कम होती है। अच्छा जी, अब प्लेन गॉस को जो है ना रिप्लेस कर दिया गया इम्प्रेग्नेटेड गॉस के साथ। ये गॉस किस की बनी होती है, प्लेन गॉस हो या इम्प्रेग्नेटेड गॉस हो, इसमें कॉटन यूज की जाती है, रेयॉन यूज की जाती है या सेलुलोज एसीटेट यूज किया जाता है। ठीक है जी, कॉटन जो है वो इट्स सेलुलोज है, ठीक है, रेयॉन प्रोसेस्ड सेलुलोज है, और जो सेलुलोज एसीटेट है हम इसे सेमी सिंथेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। तो ये तीन मटेरियल्स यूज होते हैं प्लेन गॉज बनाने के लिए या इम्प्रेग्नेटेड गॉज बनाने के लिए। अब इम्प्रेग्नेटेड गॉज इसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें एक लेयर जो है ना वो इम्प्रेग्नेट कर दी जाती है प्लेन गॉज के ऊपर ही। ठीक है, वो पेट्रोलेटम की हो सकती है, पेट्रोलियम की हो सकती है, या पैराफिन हो सकती है, या वैसलीन हो सकती है। इसका फायदा क्या होता है, एक तो ये स्टिकिंग नहीं करेगी, मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि जब ये इसकी ऑक्लूसिव लेयर होगी तो यहाँ से वेपोरेशन जो है ना वो नहीं हो सकती, तो आपको वुंड जो है ना वो ड्राई नहीं होगा, और अगर वुंड ड्राई नहीं होगा तो उसमें टिश्यू रिपेयर जो है ना वो बेहतर होगी, स्कारिंग नहीं होगी। ये तो हो गया अगर ये प्राइमरी ड्रेसिंग है। ठीक है जी, अगर ये सेकेंडरी प्राइमरी ड्रेसिंग है तो ये स्टिक नहीं करेगी वुंड के साथ, और अगर ये सेकेंडरी ड्रेसिंग है तो ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी, मतलब ड्राइनेस नहीं होने देगी, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी थिक होगी तो इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है, ड्रेनेज जो है ना वो नहीं होगी, एक्सुडेटिव वुंड्स के लिए भी अच्छी है, और इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी जो है ना वो प्रोटेक्ट करेगी। तो इसके ये तीन रोल हैं। ओके, लेक्चर मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हो रहा है जी। ठीक है बच्चे, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट है बच्चों फिल्म ड्रेसिंग। फिल्म ड्रेसिंग की कंपोजिशन, पॉलीयूरेथेन, पॉलीईथर और एक्रिलिक एसिड्स, पॉलीमर ऑफ एक्रिलिक एसिड्स, ये यूज किए जाते हैं फिल्म ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो कि ये ट्रांसपेरेंट फिल्म है। ठीक है, तो ये तमाम मटेरियल, ये तमाम पॉलीमर्स जो है ना ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये पॉलीयूरेथेन, पॉलीईथर और एक्रिलिक एसिड जो है ना पॉलीमर्स वो यूज किए जाते हैं। इनकी अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट होती है लेकिन ये ऑक्लूसिव या सेमी ऑक्लूसिव भी हो सकते हैं। उनके क्या बेनिफिट्स हैं इस ड्रेसिंग के, सबसे पहले तो वॉशिंग बड़ी इजी है और आप अपनी हीलिंग की जो स्टेजेस है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नॉन स्टिक है, इवेपोरेशन को जो है ना वो प्रमोट करते हैं, और इवेपोरेशन को प्रमोट करते हैं, और इसके अलावा
अगर इनका डिसएडवांटेज ये कि अगर रिंकल्स प्रोड्यूस हो जाए, वैसे तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन अगर इसमें प्रेशर की वजह से या अगर आप इसको रिप्लेस ना करें विद द न्यू वन, तो इसमें चैनल्स जो है ना वो क्रिएट हो जाते हैं और वो फिर आगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है ना वो कॉज करते हैं। तो ये वूंड के साथ स्टिक नहीं होती, स्किन के साथ अच्छी एडहेयर हो जाती है और इसको आप इजीली इस एरिया को वॉश भी कर सकते हैं और वुंड जो है ना उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस स्टेज पे है। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेकेंडरी ड्रेसिंग्स, सॉरी सेकेंडरी नहीं, सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग्स। और सेकेंडरी वुंड ड्रेसिंग में जो है ना एब्जॉर्बेंट्स हैं। एब्जॉर्बेंट्स हमने सर्जिकल कॉटन जो है ना वो पढ़ा था, और सर्जिकल कॉटन की आगे दो टाइप्स पढ़ी थी, एक एब्जॉर्बेंट होती है और नॉन एब्जॉर्बेंट होती है। एब्जॉर्बेंट सर्जिकल कॉटन कब बनेगी और नॉन एब्जॉर्बेंट वो कब होगी? अगर मैं रॉ कॉटन की बात करता हूँ कि जिसमें हमारे पास वैक्स और ऑयल एज एन इम्प्योरिटी है उस कॉटन में, तो ये नॉन एब्जॉर्बेंट है। और अगर वैक्स और इस ऑयल को रिमूव कर दिया जाए तो ये एब्जॉर्बेंट बन जाती है। इसके अलावा ये ब्लीच्ड भी होती है और अनब्लीच्ड भी होती है। अगर ये ब्लीच्ड होगी तो व्हाइट कलर की होगी और अगर अनब्लीच्ड होगी तो ग्रेश कलर की होगी। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले एब्जॉर्बेंट कॉटन पढ़ लेते हैं जो कि ब्लीच्ड है, व्हाइट है और उसमें ये वैक्सेस और ऑयल जो है ना वो रिमूव किया गया है, एज एन इम्प्योरिटी इसको रिमूव कर दिया गया, तो इसको एब्जॉर्बेंट जो है ना वो बनाया। ये किस फॉर्म में अवेलेबल होती है? आपने कॉटन के रोल्स देखे होंगे, ये मार्केट में अवेलेबल है और ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, तो ये आप सब ने देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, प्योर व्हाइट। ठीक है जी। इसके अलावा कॉटन बॉल्स होती हैं और टिप कॉटन होती है। ठीक है, कॉटन टिप्स भी मिलती हैं। तो ये तमाम जो है ना एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे अपने घरों में भी यूज होती हैं। ये एब्जॉर्बेंट कॉटन की एग्जांपल है जो कि व्हाइट है, ठीक है, और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा इस कॉटन को अगर हम थोड़ा सा फिनिश फॉर्म में ले आए या इसको प्रोसेस कर लें तो उस कॉटन को हम कहते हैं रेयॉन कॉटन। ठीक है जी। एक्चुअली कॉटन भी सेलुलोज से बना है, इंग्रेडिएंट सॉरी इसका सोर्स जो है ना वो सेलुलोज है, तो रेयॉन का भी सोर्स सेलुलोज है, लेकिन सिर्फ वो प्रोसेस्ड है। अब रेयॉन कॉटन जो आपकी बुक में लिखा है ना, विस्कोज रेयॉन लिखा हुआ है। एक्चुअली रेयॉन तीन टाइप्स का होता है। ठीक है जी। विस्कोज है, इसमें मोडाल है और लायोसेल, ये तीन टाइप्स का हमारे पास रेयॉन जो है ना वो मिलता है। तो इसमें इन्होंने विस्कोस कॉटन डिस्कस किया है। अब ये विस्कोस रेयॉन या विस्कोस कॉटन ये कैसे प्रिपेयर होता है, इसका प्रोसेस जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले जो सेलुलोज है, रॉ सेलुलोज जो कि प्लांट से जो है ना वो लिया जाता है, तो उसको थोड़ा प्रोसेस करने के बाद उसको स्ट्रॉन्ग अल्कली से ट्रीट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग अल्कली से ट्रीट करने के बाद फिर उसको कार्बन डाइसल्फाइड से ट्रीट करते हैं, तो वो एक डेरिवेटिव बन जाता है, ज़ैंथेट डेरिवेटिव। और ज़ैंथेट डेरिवेटिव आगे कन्वर्ट होता है सेलुलोज फाइबर में। मतलब आपके पास रॉ कॉटन थी और आपने उसको फाइबर में कन्वर्ट कर दिया, तो जो फाइबर कॉटन है एक्चुअली वो हमारे पास रेयॉन है और ये विस्कोस रेयॉन की टाइप है। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी टाइप्स है मोडाल और लायोसेल, वो इस प्रोसेस से नहीं बनती, वो स्पिनिंग प्रोसेस से बनती है। जैसे आपने कॉटन कैंडी देखी होगी, उसमें क्या होता है कि शुगर जो है ना वो लेते हैं और उसको एक हीटेड जो है ना हमारे पास हीटेड मेंटल या हमारे पास हीटेड ट्रे होती है, हम उसमें शुगर डाल देते हैं, तो जो वो और उसको स्पिन करते हैं। तो जो उसको स्पिन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, तो वो कॉटन जो है ना वो एयर के साथ कांटेक्ट होती है, जो मोल्टन शुगर है वो एयर के साथ कांटेक्ट होगी और वो फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो शुगर थी वो फाइबर में कन्वर्ट हुई। सेम इसी तरह या तो आप इसको मोल्टन स्टेट में पॉलीमर को कर सकते हो, सेलुलोज इटसेल्फ पॉलीमर है, तो या तो आप इसको मोल्टन फॉर्म में लेके एयर के साथ कांटेक्ट कर ले स्पिनिंग के थ्रू, या दूसरा मेथड ये होता है कि आपके पास जो पॉलीमर है मोल्टन, आप उसे किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाल दें जिसका टेम्परेचर, मतलब कोल्ड सॉल्वेंट में अगर आप डाल दें, कोल्ड वाटर में डाल दें, तो वो भी फाइबर बन जाएगा। या आपके पास अगर कोई क्रॉस लिंकर है, जैसे आपने ये सोडियम एल्जिनेट का आपने किया होगा आइसोट्रोपिक जिलेशन से, तो उसमें भी आपके पास क्रॉस लिंकर होता है, वो एक फाइबर में जो है ना कन्वर्ट कर देता है पाउडर को। तो एक्चुअली ये इसके एग्जांपल्स हैं रेयॉन की, तीन टाइप्स थी। विस्कोज आपकी बुक में डिस्कस हुई है, यहाँ पर कहीं विस्कोज लिखा हुआ है। ठीक है जी। और इसके अलावा मोडाल और लायोसेल का मैंने आपको बता दिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है। आपने सेलुलोज को कन्वर्ट कर दिया फाइबर में, वो फाइबर विस्कोज भी हो सकती है, मोडाल भी हो सकती है और लायोसेल भी हो सकती है। ओके,
अब इसको फाइबर में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, लेयर्स बढ़ गई, तो उससे एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है ना वो इम्प्रूव हो गई। अब हम देख लेते हैं जी नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन। नॉन एब्जॉर्बेंट कॉटन जो है ना वो ब्लीच्ड हो या अनब्लीच्ड हो, दोनों ही वाटर रिपेलेंट होती है, ठीक है। जो अनब्लीच्ड कॉटन है, मतलब ग्रे कलर की जो कॉटन है, वो यूज होती है बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है जी। जब हम आपने बैक्टीरिया कल्चर वगैरह बनाए होंगे या आपने देखे होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है ना इसको यूज किया जाता है एज अ कॉटन प्लग टेस्ट यूज में। नेक्स्ट हमारे पास सब टॉपिक है जी सर्जिकल कॉजेस। जब आप लोग थक जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ऑलरेडी थका हुआ हूं, तो जहां आप कहेंगे वहां मैं ब्रेक लगा दूं। जी कंटिन्यू रखूं? फिर बस कर दो। अच्छा, समझ आ गई आप लोगों को या मुश्किल है? यस सर। नो सर, समझ आ रही है। ओके, यस सर, समझ आ गई है सारा। समझ आ गई है, लेकिन अभी आपने और आगे नहीं पढ़ना, ठीक है। पहले मैं एक सिर्फ सर बस अगर आप थक गए तो कोई बात नहीं। ओके। अच्छा, आप लोगों की असाइनमेंट्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं? नो सर, असाइनमेंट तो किसी ने नहीं दी अभी हमें। नहीं, नबील साहब ने तो दी आई थिंक। सर वो प्रैक्टिकल का हम काम कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि ना अब असाइनमेंट्स भी देनी है, तो वो आप लोग को डिसाइड कर लीजिएगा कि किस टाइप की असाइनमेंट आप लोग ले सकते हैं इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी में। मैं ये चाह रहा था कि रेंडमली मैं किसी भी स्टूडेंट से कोई भी टॉपिक जो है ना वो पूछ लूँ, पहले बता दूं आप लोगों को कि आप लोग वो प्रिपेयर कर लें। तो इस तरह जो है ना हम अपना टाइम थोड़ा सा 31 मई तक हम लोगों ने जो है ना एंगेज रहना है, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान होगा। आप लोग जो भी जितना भी आपके पास नॉलेज है अपने ये उस टॉपिक से रिलेटेड वो आप मेरे साथ शेयर कर लें, या जो भी आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी, और इस तरह जो है ना मेरे ख्याल में इससे और डिफरेंट असाइनमेंट्स मेरे ख्याल में नहीं ठीक रहेंगे आप लोगों के लिए। आप लोग इस पे सोचिएगा, ठीक है। जो भी जिस पे भी आप कंसेंसस कर लें वो फिर आप लोग मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीक से ना कुछ जी सर जो हमने पोस्ट मिड में पढ़ा है ना वही हमें असाइनमेंट भी दे दे, मतलब असाइनमेंट या फिर मतलब वही वाले चैप्टर्स, बिल्कुल ताकि हमें याद हो जाए वो। वही चैप्टर्स जो है ना अब आप लोग स्टार्ट कर लें। बेशक हम 3 दिन पढ़ते हैं तो 2 दिन पढ़ लिया करेंगे, एक दिन आप वो चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, और ये चैप्टर जब खत्म होगा तो फिर हम जो है ना पूरा कोर्स ही रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है जी। आप लोग फिर डिसाइड करके। यस सर। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।